वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल्स में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। ये जो संपादकीय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रीलिम से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट क्या होता है। अंग्रेजी में इसे इमिशंस गैप रिपोर्ट कहते हैं, है ना। 2021 का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इमिशंस गैप रिपोर्ट क्या होता है ना। 2021 का सबसे पहले आप वह एक करके हम इस चीजों को समझेंगे, क्योंकि इससे प्रीलिम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से, या किसी भी आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक सीधा सा एक लाइन का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, जिसे आप इमिशन गैप रिपोर्ट कहते हैं, है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 2021 का ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहता है इस एडिटोरियल में बताया गया है। इसको हम समझते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक संस्था है। वो संस्था इमिशंस गैप रिपोर्ट अर्थात उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को जारी करती है। अब इसके पीछे के मकसद को हम समझेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि दो COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं समझिएगा, COP 27 से पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी किया 2022 का। अभी COP 27 का बैठक होने वाला है, मीटिंग होने वाला है, तो उसके दरमियान में आप देखेंगे यहाँ पर उससे पहले उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। अब इस गैप रिपोर्ट का जो जारी करने के पीछे का है कि द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सोसाइटी, ये शीर्षक दिया गया है इस गैप रिपोर्ट के तहत, और इस शीर्षक में इस रिपोर्ट को जारी किया। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि ये 13वां संस्करण है ये रिपोर्ट का। इस 13वां संस्करण के माध्यम से विभिन्न देशों में, विश्व के अंदर में जितने देश हैं, कौन सा देश कितना अपना इमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या जो भी पर्यावरण को कितना नुकसान करता है, उन सभी के बारे में इस रिपोर्ट के बारे में बात करता है। एक अगर हम बात करें कि हमारे लिए एक लक्ष्य दिया गया था, लक्ष्य था कि 2030 में अनुमानित उत्सर्जन की अगर बात किया जाए, इमिशन की बात किया जाए, तो पेरिस समझौता के तहत यह कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के स्तर के बीच में अंतर का आकलन करने की बात की थी। कि मतलब हमारा उत्सर्जन जो है 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच में एक लक्ष्य रखा गया कि भाई यही इतना अनुमानित होना चाहिए। मतलब वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल का जो टेम्परेचर है, इतना जिस तरह, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिस प्रकार से हमारे विश्व के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप समझ सकते हैं कि हमारी जो परिदृश्य है वातावरण का, वो दिन पर दिन बदलता जा रहा है। आप देखेंगे कि जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। आप ये देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रहा है ना। और समुद्र स्थल में जब वृद्धि होगा उसके जल स्तर में, तो छोटे मोटे आइलैंड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। आप ये भी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है पहाड़ आप कह सकते हैं कि हिमालय रीजन के बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण के बाढ़ की स्थिति नदियों में उत्पन्न हो रही है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है। तो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, और उस समझौता के तहत कहा गया कि भाई कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस का एक लक्ष्य रखा कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम तभी होगा जब तापमान कम होगा। और तापमान कब होगा, जब आप कार्बन का उत्सर्जन आप कम करेंगे। जब तक कार्बन का उत्सर्जन कम नहीं होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, है ना। स्थिति और भी दयनीय होता जाएगा। नए नए प्रकार की परिस्थिति तंत्र के अंदर में आप नए नए प्रजातियां का जन्म होगा, जो कि मानव जाति के लिए भी खतरनाक हो सकता है ना। तो ये सभी समस्याएं का उत्पन्न हो सकता है। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के बारे में, ये गैप रिपोर्ट में यही सब चीजें की बात कही गई। हर साल इस रिपोर्ट को
के अंदर में ये कहा जाता है कि भाई हम इस अंतराल तक इसको कम कर देंगे, सब जाते हैं चाय समोसा पकौड़ा खाया, आपस में मीटिंग किया और गपास्टिंग करके सब लोग आ जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो देश को काम करना चाहिए वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। भारत ने भी कई पहल उठाए हैं, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे, है ना। आप देखेंगे तो एक इस रिपोर्ट में कहा गया, क्या कहा गया आप यहां पर इसमें देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा जो उत्सर्जक हैं, सबसे ज्यादा जो गैस इमिशंस या कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं उसमें पहला नंबर पर चाइना है। चाइना हुआ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है आपका, फिर भारत आता है, इंडोनेशिया आता है, ब्राजील है आपका रूस संघ हुआ, ये सभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, इन सभी लोगों ने पूरी, अगर हम विश्व की रिपोर्ट को निकाले तो इन सभी 7 देशों की जो भागीदारी है पूरी विश्व के अंदर में, ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करीब 55% है। पूरी वर्ल्ड में करीब करीब 190 देश है, 189 से 92 के आसपास का देश है, 190 या 189 है, उसमें से 55% जो है ये 7 देश गैस का उत्सर्जन करते हैं और ये 7 का होड़ लगा हुआ है उन सभी चीजों को। तो पहला नंबर पर चाइना, आप देख ही रहे हो चाइना क्या क्या कर रहा है। यूरोपियन यूनियन 27 हुआ, है ना, भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्राजील, रूस संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब है आपका। इसी देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2021 में फिर से बढ़ गया है और पूर्वी महासागर 2019 के स्तर भी बढ़े, जैसा कि अभी हमने कहा ना कि जलवायु परिवर्तन होगा, समुद्र के स्तर क्या होगा, दिन पर दिन बढ़ेगा, है ना, ग्लेशियर्स पे, अब अंटार्कटिका पिघल रहा है, या फिर आप चले जाओ अंटार्कटिका की अगर हम बात करें वो पिघल रहा है, या फिर आप चले जाइए आप साउथ नॉर्थ पोल की बात करते हैं, आर्कटिक रीजन, ये सभी पिघल रहे हैं। तो इनके पानी कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। अब छोटे मोटे आइलैंड क्या होंगे, ऑफकोर्स छोटे मोटे आइलैंड जितने भी होंगे वो डूबेंगे आपका, है ना। तो ये सारा उत्सर्जन का काम, और ये कब हो सकता है, आप क्या कर रहे हो ना, आप प्रकृति के जो तंत्र है, प्रकृति की जो परिस्थिति तंत्र है, प्रकृति की जो रूपरेखा है, उसमें बदलाव आप कर दे रहे हैं। आप जो संतुलित है उस असंतुलन कर दे रहे हो, आप भंग कर रहे हो उस चीजों को, आप आर्टिफिशियली सब कुछ बदल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। मानव से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता इस प्लेनेट पर, कोई भी प्रजाति जो इतनी स्वार्थी नहीं है जितनी कि आपका मानव है। आपका मानव अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता है उसको। दूसरी पॉइंट इसमें यह कहा गया कि सामूहिक रूप से G20 सदस्य देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए 75% ये। अब मान लिया कि G20 देश है हमारा, G20 देश का नाम तो सुना होगा, 20 विश्व के अंदर के जो 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें पाए जाते हैं, है ना। और अगर इनकी रूपरेखा को लेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की अगर बात करें, उत्सर्जन की बात करें, तो इनकी हिस्सेदारी जो 75%, मतलब जो है विश्व के अंदर में वो देश जिसमें अर्थव्यवस्था जिसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो इस रिपोर्ट के जरिए ये भी कहा गया। और भी देखें, 2020 के औसत प्रति व्यक्ति अगर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें, उत्सर्जन 6.3 टन CO2 था आपका, CO2 समतुल्य हुआ करता था। अब देखो ना, आप अपने सुख के लिए ना कुछ भी कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं, ठंड का मौसम है, फिर भी आप AC चालू करके आप सो रहे हैं। आपको पता है कि भाई, आप बताओ ना, मतलब ये सब सोच है सिंपल सी, मतलब आपकी थिंकिंग है कि आप एक तरफ क्या कर रहे हो। AC का काम क्या है, AC का काम है कि अंदर के हीट को बाहर निकालना, तो भाई वो हीट कहीं तो जाएगा, बाहर जाएगा और बाहर का तापमान बढ़ेगा, है ना। ऐसे तो संतुलित था, फैला हुआ था, है ना। लेकिन कहने का मैं मतलब मेरा तात्पर्य वो नहीं है कि भाई AC नहीं यूज करना चाहिए, मेरा तात्पर्य ये है कि आप प्रकृति के रूपरेखा को मत बदलिए, प्रकृति जैसा है वैसा आप रहने दीजिए। आपको हक नहीं है कि आप प्रकृति के स्थिति को आप बदल सकते हैं, अर्थात इसका सीधा प्रभाव आपका विनाश हो सकता है। भारत विश्व के औसत के 2.4 टन कार्बन से काफी नीचे है, इस बात के लिए भी इस रिपोर्ट के अंदर में कहा गया है ना। इसके अंदर में एडिटोरियल आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखिए, है ना। अब देखिए यहां पर आप समझेंगे, थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बातें हैं कि अब विश्व वर्ष 2015 की बात करते हैं। 2015 में हमारे यहां जो है पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन भी कहते हैं, और उस समझौता में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कहा गया था कि भाई
हम जो है ना, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक पहुंचने का कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं दिख रहा है। तो हमें 1.5 से लेकर 2% जो तापमान है वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। हमें टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का है वो कम करने की आवश्यकता है। ऐसा हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और इसी लक्ष्य के तहत जो है पेरिस समझौता ने कहा कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर था, अधिकतम 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को परिभाषित करता था, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे हीट वेव हुआ, सूखा हुआ, जल का अभाव हुआ, इन सभी स्थिति से जूझ रही थी स्थिति से आपको ये समझने की जरूरत है। पहले हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि ग्लासगो यूके सीओपी 2026 हुआ। सीओपी 26 कहते हैं। कहां में हुआ था ये भाई? यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर जो है वहां पर यूके के अंदर में। तो सीओपी 26 ग्लासगो में हुआ था। और उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिज्ञा किया गया कि 2030 तक उत्सर्जन की भविष्यवाणी के लिए एक नग्न अंतर बनाई गई कि भाई 2030 तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर लें। अब सीओपी 27 होने वाला है। अब देखते हैं इसमें क्या समझौता क्या लिया जाता है, वो दूसरी बात है, आएगा तो हम चर्चा करेंगे इस चीजों पर, है ना। तो ये उस वक्त की बात है, सब हम लोग, है ना। अब इसमें क्या क्या सिफारिश किए गए हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सिफारिश में रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। रिकमेंडेशन में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि जो विश्व जो है अगले 8 वर्षों में ग्रीन हाउस गैसों का अभूतपूर्व स्तर तक कम करने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स है। अगर आप तापमान कैसे कम करेंगे? तापमान कैसे कम होगा? आप कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं भाई? तो आप अपने देश के अंदर में हो सकता है रिन्यूएबल्स एनर्जी का बढ़ावा दो आप, है ना। कैसे भाई? आप सोलर सिस्टम प्लांट लगाइए, जहां पर आप सोलर सिस्टम प्लांट लगाइए, विंड पावर प्लांट लगाइए, आप हाइड्रो पावर प्लांट लगाइए आप, है ना। ऐसे मतलब चीज जिसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम है। दूसरी तरफ आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं लेकिन कार्बन को अवशोषित करने वाली जो सिस्टम है, परिस्थिति तंत्र है, उसको आप तो लगा नहीं। रिफॉरेस्टेशन करो, आप वनों का रोपण करो, आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। तो वही अधिक से अधिक पेड़ जो है ना अपनी पत्तियों के माध्यम से, या कह सकते अपने भोजन के लिए, वो क्या करेगा भाई? वातावरण से कार्बन को अवशोषित करेगा। लेकिन एक तरफ आप जंगल की कटाई कर रहे हैं, है ना, दूसरी तरफ कार्बन का उत्सर्जन दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है। तो वो सब कम करना पड़ेगा। वैश्विक इस्पात उत्सर्जन में कार्बन की तीव्रता की वृद्धि को भी कम करने के लिए भारी जो उद्योग है उनको एक वैकल्पिक जो है योजनाबद्ध रूप से आपको लेने की जरूरत है कि भाई दूसरा ऑप्शन चूज करो, आप कार्बन की जगह पर कुछ ऐसा भी चूज करो कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको सीमित करने की बात कर रही है। तो ये सारे शर्त पर बात किया गया। यहां तक कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको एनडीसी बनाया गया था, तो एनडीसी में बहुत सारी नीति बनाए गए थे और उसमें एनडीसी में 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 5 से 10% कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी बनाने की भी बात कही जा रही है। तो ये सब बात, शर्त, लागू, सिफारिश, ये सब हो रहा है, परंतु जो ग्राउंड पर होना चाहिए वो चीजें अभी भी नहीं हो पा रही है ना। स्वार्थ नहीं कम हो पा रहा है, ये कह सकते हैं। अब इसमें भारत भी भाई अपनी पहल दिखाएगा। भारत भी कहेगा कि भाई मैं भी इस पर काम कर रहा हूं। तो भारत में उत्सर्जन को कम करने हेतु को बहुत सारे ऐसे पहल किए गए, योजना चलाए गए। जैसे भारत ने क्या किया कि जो भारत स्टेज है, जिसको आप BS6 कहते हैं, पहले 4 हुआ करता था। अब क्या है कि भारत ने 4 से 5 को स्किप करके 6 ला दिया, BS6। अब BS6 में क्या होगा कि जो उत्सर्जन का मापदंड है, जो फ्यूल के अंदर में जो इस तरीके का मशीन बनाया जाएगा, व्हीकल्स बनाए जाएंगे, उसमें सल्फर का, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मतलब कंबस्शन बहुत बेहतर होगा। आप समझ रहे हो, लीड बाहर बहुत कम निकलेंगे, मतलब इमिशन कम होंगे, है ना। तो ये भारत ने एक स्टेप तो ये लिया कि भाई हम लोग भारत स्टेज 4 के स्थान पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, भारत स्टेज 6 है। ये आया था यूरोपियन के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था भारत के अंदर में। तो ये एक पहल तो ये है कि अब भारत के अंदर में जितने भी व्हीकल्स होंगे, भारत स्टेज 6 के तहत वो व्हीकल्स काम करेगा। मतलब कार्बन का उत्सर्जन, सल्फर का उत्सर्जन, जो हानिकारक जो आप कह सकते गैस है, उसका उत्सर्जन बहुत कम होगा, है ना, उस व्हीकल के प्रयोग करने से,
है ना, उसके पेट्रोलियम से बहुत है। दूसरे, भारत ने उजाला योजना लाया भाई। उजाला योजना के तहत उजाला योजना एलईडी बल्ब से रिलेटेड है आपका, है ना, कि भाई कम से कम ऊर्जा सोखने वाली है। फिर उज्ज्वला योजना लाया ताकि आप घर में जो लकड़ियां का प्रयोग करते हैं, गाय गोबर के डंक वाले जो आप कह सकते उबला से जो खाना महिलाएं बनाती हैं, जिनकी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में वायुमंडल को प्रदूषित करता है, डोमेस्टिक आप कह सकते हैं इमिशन, उसको कम करने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया, जिसका मुख्यालय गुड़गांव भारत के अंदर में ही है, जो फ्रांस की मदद से भारत के अंदर में बनाया गया। तो इस पर भी सरकार पहल कर रही है ताकि अधिक से अधिक सोलर पावर प्लांट का प्रयोग किया जाए, है ना, रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात किया जाए। वहीं पर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना बनाए गए हैं और 2025 तक भारत जो इथेनॉल सम्मिश्रण की भी बात करता है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात करता है, और भारत एनडीसी अपडेट भी कर रहा है। तो ये सारा जो स्टेप है जो भारत में उत्सर्जन को कम करता है, ऐसा जो प्रश्न आपको मेंस में जब आएगा मुख्य परीक्षा में, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। तो एक तो यहां पर ये हुआ, ठीक है। तो ये भारत की तरफ से ये पहल है। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, यूएनडीपी नहीं है, यूएनईपी है, जो कि आपको इमिशंस गैप रिपोर्ट तैयार करती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि भाई ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ये 5 जून 1972 को स्थापित किया गया। इसका मुख्य वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के तहत इसको स्थापित किया गया। स्थापित करने के पीछे मकसद ये था कि भाई वैश्विक पर्यावरण एजेंडा हो निर्धारित किया जाएगा, है ना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर जो है सतत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण दिया जाएगा। इसके मकसद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है आपको केन्या में नैरोबी नाम का जो स्थान है या शहर है, या कह सकते हैं इसकी राजधानी भी है शायद, तो ये यहां पर नैरोबी में इसकी मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मुख्यालय बनाया गया। इसके और भी रिपोर्ट क्या क्या निकालता है, ये एमिशंस गैप रिपोर्ट निकालता है, ये एडेप्शंस गैप रिपोर्ट निकालता है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक निकालता है, ये आपका फ्रंटिंग इन्वेस्ट इन द हेल्दी प्लेनेट निकालता है। ये प्रमुख रिपोर्ट जो है, इसके अलावा भी अगर आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाते हैं तो आप इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रमुख इसका अभियान क्या है, बीट पॉपुलेशन, UN 75 और विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ, ये प्रमुख इसके अभियान है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा। एक चीज और भी देख लीजिए कि इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं, उसमें पूछा गया कि भाई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक है ना, किसके लिए विकसित है। अब कॉमन कार्बन मीट्रिक्स किसके लिए विकसित है, ये प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया भर के निर्माण कार्यों को कार्बन फुटप्रिंटिंग का आकलन, दुनिया भर के वाणिज्य फैनिंग संस्थानों के लिए कार्बन उत्सर्जन व्यापार, या सरकार को अपने देश के कारण समग्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ढूंढिए, है ना। ऐसे मैं उत्तर तो बता दूंगा भाई, क्योंकि मुझे तो ये पता है, बट आप भी थोड़ी आप मेहनत करें। इससे संबंधित एक मेंस में भी प्रश्न आया था कि ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए कि वैश्विक जलवायु, इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर पर। तो अब इस प्रश्न को जब आप लिखेंगे तो सारा व्याख्या आप वहां पर कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 2022 का ही ये प्रश्न है ना। तो इससे प्रश्न आपके बनते हैं कई प्रकार से आपका। तो ये था आपका एडिटोरियल आज का। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व कीजिए, लिखिए, इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए तो और भी बहुत ही बेहतर होगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।